I have started the recording. Now let me share the screen. Good evening, sir. Yes, good evening. तो आज हाइड्रोजन एटम शुरू करने वाले हैं नहीं? तो हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नोट। ठीक है, दिख रहा है सबको? कितना नंबर है लेक्चर नंबर? सर 23। कितना नंबर है? 23 है सर। 23। 23। ठीक है, आज कितना तारीख है? 31 अक्टूबर 2025 नहीं? टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं, मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं? ठीक है। हम्म हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या फर्क है पता है आप लोगों को? नो सर। कोई बता सकता है क्लास में? एनीवन? बताओ। किसी को नहीं पता? सर क्वेश्चन क्या पूछे थे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है कुछ? सर जो हाइड्रोजन लाइक एटम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जैसे H11 H12 H13। और हीलियम का अगर हम लेंगे तो हीलियम में 2 आता है ना, तो H ही अगर क्रॉस कर देंगे तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। वेरी गुड। जैसे क्या बोल रहे हैं लिथियम का। सुष्मिता? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? जिसमें सिंगल हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन नहीं? ये होता है ना कि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है ना, कि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है? हमको नहीं लगता है। हाइड्रोजन के H11 में प्रोटॉन ही न्यूक्लियस में रहेगा। सिर्फ प्रोटॉन होता है। अगर ये 1H1 है तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और आउटर सेल में यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूम रहा होता है। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं ना? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इट्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन एटम का जो 1H1 वाला पार्ट है वो क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है नहीं? ठीक है, दिस इज योर 1H1, जिसको आप हाइड्रोजन एटम बोलते हो। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? तो देखो, हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना,
तो कोई भी ऐसा एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं। नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हो गया कोई भी ऐसा एटम, एनी एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। नहीं, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, अब कहोगे सर हाइड्रोजन ही तो एक है, इसके अलावा तो बाकी सबके पास वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना। नहीं, अगर मैं उनका आयन लूं तो जैसे हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, लेकिन अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसको हीलियम प्लस बना दूं, अब बता इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ कि हीलियम प्लस? इसको क्या बोल सकते हैं? H लाइक एटम, हीलियम प्लस को। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी लिथियम होता है इसका ना, सही लिख रहा हूं मैं? नेक्स्ट थर्ड क्या होता है? लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, लेकिन इसमें से अगर मैं कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, लिथियम से कितना निकालना पड़ेगा कि हाइड्रोजन लाइक बन जाए? 1 बचे इसके पास, हाँ 2 निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. लिथियम प्लस प्लस बोलो या फिर लिथियम 2 प्लस बोलो, बात बराबर है। इस केस में क्या होगा, 2 निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो लिथियम प्लस या प्लस प्लस या 2 प्लस को क्या बोल सकते हैं? ये बन गया क्या? H लाइक एटम। ऐसे ही आप सब में घटाते जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, बाकी सब घटा दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1H1, ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। इसके अलावा आप हीलियम प्लस के लिए भी इसका जो भी रिजल्ट है हाइड्रोजन एटम का, आप उसको हीलियम प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, लिथियम 2 प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, बेरिलियम 3 प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, बोरॉन 4 प्लस के लिए यूज कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? बोलो हाँ या यू कैन सर यूज कहाँ योर, तक होगा? क्या ये कहाँ तक जाएगा फिर से? अरे जहां तक जाना होगा भाई, क्वेश्चन जिसका पूछे उसको यूज कर लेना। समझ रहे हो? यू कैन यूज दिस और यस सर, यस you can use hydrogen atom formulae for all these hydrogen like atom। ठीक है, समझ में आया? अगर हीलियम प्लस का न्यूमेरिकल है या लिथियम 2 प्लस का है या बेरिलियम 3 प्लस का है, बोरॉन 4 प्लस का है, तो इनके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जो हाइड्रोजन एटम में पढ़ा रहे हैं? सेम फॉर्मूला। ठीक है, बोलो समझ में आया क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बताया हीलियम लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम? ताकि आप सेम रिजल्ट, अब देखो लिथियम में मत यूज कर देना, लिथियम प्लस में भी मत यूज करना, इसमें यूज करना पड़ेगा लिथियम 2 प्लस है। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 निकालोगे इसमें से तब 1 बचेगा, तब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, तब वो हाइड्रोजन लाइक एटम बनेगा, तब आप उसमें हाइड्रोजन एटम वाला कहानी यूज कर सकते हैं उसका फॉर्मूला। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे जब आप हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन बोलेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर Z1 होता है, हीलियम के लिए Z कितना हो जाएगा 2 है, लिथियम के लिए Z3, बेरिलियम के लिए Z4। तो Z का वैल्यू जहां जब फॉर्मूला में देखना, हाइड्रोजन एटम जब पढ़ोगे उसमें देखना Z आएगा एक्सप्रेशन में। जैसे मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में जो nth ऑर्बिट होता है या nth लेवल जो है एनर्जी लेवल, उसका फॉर्मूला होता है -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू में Z स्क्वायर। यही होता है ना? यही होता है ना? बोलो हाँ या ना भाई? So you can use this formula for hydrogen and hydrogen like atom.
नाउ सिंस देयर इज जेड, एन तो क्या है, n1 2 3 ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रहे जीरो से शुरू नहीं होता है, मैंने पढ़ाया था कि सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर में n जीरो शुरू होता है, बाकी पार्टिकल इन ए बॉक्स, हाइड्रोजन लाइट, हाइड्रोजन एटम, ये सब में n 1 से शुरू होता है, पढ़ाया था कि नहीं? तो हाइड्रोजन एटम में जो n है वो 1 से शुरू होगा, 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, 2 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। बट फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम Z is 1, but for lithium या हीलियम प्लस एटम, हीलियम प्लस के लिए Z कितना यूज होगा? 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। फॉर लिथियम प्लस प्लस Z कितना यूज करोगे? 3 है, बोलो हाँ या ना। फॉर बेरिलियम, बेरिलियम में 3 प्लस आ जाएगा, नहीं इसके लिए Z कितना यूज करोगे? 4। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो हाँ ना बोला करो, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्लास छुट्टी कर दूंगा, फिर मौज करते रहना। यस सर, यस सर। यस सर। तो ये फालतू बात है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन एटम शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना थ्योरी क्या है? हाँ, देयर वेर टू थ्योरी, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। नहीं, इसको डील करने के लिए 2 थ्योरी हुआ, नहीं? हाँ, कितने थ्योरी Yes, sir. हुए? 2 तो थ्योरी। यस सर। 2 theory were attempted. 2 theory were attempted to solve this problem. Okay. फर्स्ट किसने ट्राई किया था? पहला थ्योरी को क्या बोलते हैं? सेमी क्लासिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी जल्दी। सेमी क्लासिकल थ्योरी। किसने दिया था? बोर्स ने। नहीं, इसलिए इसको बोर्स थ्योरी भी तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 12 में। बोल भाई हाँ या ना? यस सर। देखो हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स टॉपिक है, चाहे वो सेमी क्लासिकल से आए चाहे क्वांटम से आए, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम। हाइड्रोजन एटम से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बोर थ्योरी से आए चाहे फुल क्वांटम थ्योरी से आए। और दूसरा, जब इससे कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं हो पाया सेमी क्लासिकल थ्योरी बोर थ्योरी से, तो दूसरा क्या आया? क्वांटम थ्योरी। दूसरा क्या आया? क्वांटम थ्योरी, जिसमें आप वेव फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं। नहीं, तो आपको दोनों पढ़ना है। अब ये वाला तुम क्लास 12 में पढ़ के आया है, बोलो बोर थ्योरी तुम क्लास 12 में पढ़ा है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मैं इसको यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होगा तो यूट्यूब में सर्च कर लेगा बोर थ्योरी, 1 घंटा का एक लेक्चर देख लेगा। हैं, बोलो। तो यूट्यूब में 1 से 1 11 12 का मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है। नहीं, 1 से 1 मास्टर समझाएगा। बोलो हाँ या ना। और अपना एक नोट्स बना लेना। हालांकि मैं इसका रिजल्ट सारा भी लिख दूंगा, लेकिन ड्राइव कुछ नहीं करूंगा। तो किसी को डेरिवेशन देखना है तो यूट्यूब का सहारा ले। तुम में से कई लोग खुद पीजीटी टीचर है, तो पढ़ाता भी होगा। नहीं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हमारा मेन फोकस किस में होगा? इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे सवाल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बोर थ्योरी में, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल आता है। और अगर बोर थ्योरी से सवाल आए, मतलब सेमी क्लासिकल थ्योरी से तुम ना बना पाओ, तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। नहीं, लॉलीपॉप हो जाएगा ना वो, सब लोग सही कर देगा, तुम गलत कर दोगे तो समझ रहे हो, ठीक नहीं होगा। अब देखो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ एक, इसी बोर थ्योरी में। बोर थ्योरी में होमवर्क में क्या दे रहा हूँ? सबसे पहले तुम इसका एजम्पशन पढ़ना। बोर्स का एजम्पशन क्या था? बोलो, पढ़ लोगे? यस बोलो सर। भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लोगे ना?
पढ़ Yes, लेंगे sir. एजम्पशन था ना इसका, कुछ कुछ एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशन था? सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरता है क्योंकि कांस्टेंट जिस ऑर्बिट में घूमता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, नहीं उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहता है। दूसरा क्या था? L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्या क्या एजम्पशन था? सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं स्टेशनरी मतलब ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं होता है तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, नहीं बोलो हाँ या ना? है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब L इक्वल टू कितना था? NH कट था, नहीं ये था ना? या फिर NH/2 बोल लो, इसको जो बोलना है, दोनों तो बात बराबर ही हुआ क्योंकि H कट इज H/2। ऐसा एजम्पशन था कि नहीं? हाँ, Yes, sir. स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सिलरेट, नहीं इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सिलरेट इन दिस ऑर्बिट। और अगर एक्सिलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? एनर्जी विल बी कंजर्व। समझा? इसीलिए वो कभी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। यही लॉजिक था ना उसका। अरे बोल हाँ या ना? कुछ नहीं बोल रहे भाई सर। Yes, sir. दूसरा होमवर्क है लिमिटेशन। कुछ कुछ लिमिटेशन था बोर्स का, नहीं बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो देख लोगे, ये दोनों देख लोगे ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, इसको सेमी क्लासिकल क्यों बोलते हैं? सेमी क्लासिकल मतलब ये पूरा क्लासिकल नहीं है, मतलब आधा क्वांटम है आधा क्लासिकल है, नहीं। दो कारण है। सेमी क्लासिकल इसलिए बोलते हैं, मतलब एक मेन कारण है क्योंकि देखो इसमें ये जो बोला है ना, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। देखो ये पूरा जो बोर थ्योरी है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बोर ने क्लासिकल मैकेनिक्स का ही इस्तेमाल किया है, श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स F = ma लगा के ही सॉल्व किया है। लेकिन वो जो एंगुलर मोमेंटम यूज किया है ना, वो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम यूज किया है। बोलो हाँ या ना? है ना? एंगुलर मोमेंटम NH कट का मतलब क्वांटाइज्ड हो गया ना। और क्वांटाइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स। बोल हाँ या ना? जल्दी ले बोलो। Yes, sir. हाँ, इसीलिए इसका मतलब हो गया कि आधा वो क्लासिकल यूज किया और आधा क्वांटम यूज किया। यही कारण है कि इसको सेमी क्लासिकल बोलते हैं, पूरा क्लासिकल नहीं। ठीक है। दूसरा, आज भी क्यों बोर्स थ्योरी पढ़ते हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट रिलेवेंस? दूसरा, तीसरा बात इसमें जो जानना है वो क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट रिलेवेंस? व्हाट इज द, क्यों नहीं इसको हम लोग भूल जाते हैं? भाई सीधा क्वांटम थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसको सेमी क्लासिकल को पढ़ने की क्या लॉजिक? तो देखो, बोर्स थ्योरी से जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था, बोर्स थ्योरी से एनर्जी का एक्सप्रेशन En कितना आता है? सॉल्व करके देखना, -13.6 n² z² आता है। बोल हाँ या ना? आता है कि नहीं? और बाद में जब लोग क्वांटम मैकेनिक्स यानी श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व किया, तब भी इतना ही आया। दिस वाज सेम एज पीपल गेट लेटर by solving श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ में आया हुआ? है समझ में आया कुछ कि नहीं? आज भी क्यों इज्जत देते हैं? समझ में आया? वाई वी रीड बोर थ्योरी? समझ में आया सबको? व्हाट इज द प्रेजेंट रिलेवेंस? भूल जाना चाहिए था ना हमको, क्यों नहीं भूलते? समझ में आया? और Yes, चौथा sir. वो वाला बात, चौथा बात क्या? वाई इट इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल? वाई इट इज कॉल्ड
ध्यान से समझो, जो पढ़ा रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूब में कोई किताब में नहीं मिलेगा ये सब बात, सब एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल। छोटा छोटा बात समझा रहा हूँ, बड़ा बात तो सब लोग पढ़ा देता है नहीं। बिकॉज बोर ने क्या यूज किया था, ही यूज्ड क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम। समझा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम तो समझ गए होगे, तो समझाई। ये दोनों होमवर्क रहा भाई, HW है, लिमिटेशन और एजम्पशन, और भी एजम्पशन होगा देख लेना, क्योंकि अगर ये सब एग्जाम में पूछ दिया और इसको भी तुम क्या कर दिए गलत, तो मामला क्या होगा बताओ। खराब हो जाएगा सर। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर उस समय मत Yes. बोलना सर आप पढ़ाई नहीं थे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो एग्जाम में सवाल आता है उसको समझते हैं। देखो, एक बार हम लोग बोर थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मान के, नहीं? हाँ बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोर मॉडल कंसिडरिंग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, नहीं, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। बोर मॉडल कंसिडरिंग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, मतलब देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, हाँ? यहाँ पे एक प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बोल हाँ या ना। यस सर। नहीं, जिसको मालूम है आज के बाद याद रख लो, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के बाद अगर इसको भूल गया तो तैयारी करने छोड़ देना। ट्रिक क्या है इसका? 18 दूना 36 है ना ट्रिक, बोलो हाँ या ना। अब बताओ, अगर मास ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा है तो कौन बड़ा, किसका हेवी मास हुआ, न्यूक्लियस का कि इलेक्ट्रॉन का? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसका मास कितना हो जाएगा 1836 टाइम, ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बताओ किसका मास बड़ा हुआ? प्रोटॉन का, न्यूक्लियस। Therefore मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, इसमें तो एक ही प्रोटॉन है ना हाइड्रोजन में, मान लो ये 1H1 है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो उसका मास ऐड हो जाएगा, नहीं? मास ऑफ वन प्रोटॉन दैट इज 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore मास इज, न्यूक्लियर मास इज इनफाइनाइट। तो बोलो मान सकते हैं कि नहीं कि न्यूक्लियर मास बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है? अरे बोल हाँ या ना। यस सर। तो जब हम लोग न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मान लेते हैं तब ये खुद में एक सिंगल बॉडी सिस्टम बन जाता है, खाली इलेक्ट्रॉन बचता है। इनफाइनाइट मान लिया न्यूक्लियस को, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। इनफाइनाइट मानने का मतलब है कि वो रेस्ट में है। तो बोल हाँ या ना, क्या है वो? न्यूक्लियस रेस्ट में है, कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं ले रहे। और जब हम लोग कहते हैं बोर मॉडल कंसिडरिंग फाइनाइट न्यूक्लियर मास, दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, हैं? इस केस में जो मास होगा वो किसका होगा? ओनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं? रिजल्ट में एक्सप्रेशन में जहां जहां मास आएगा वहां एम ही होगा, सिर्फ मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, और तो कोई है नहीं सिस्टम में। लेकिन जब हम लोग कहते हैं, अगर हम ना माने उसको, एक्चुअली में तो भाई है ना मास, बोर मॉडल कंसिडरिंग
फाइनाइट न्यूक्लियर मास, फाइनाइट न्यूक्लियर मास। इस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, मान लो 1H1 है, ये है ना, हाइड्रोजन 1 है, 1H1। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ एक प्रोटॉन है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, इनके बीच डिस्टेंस r है, इसको पहले सिंगल बॉडी में रिड्यूस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। केस में इसको, अब इस केस में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका मास मान लो कैपिटल M, इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास मान लो Me। सिंगल बॉडी में रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करते हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा एक सिंगल मास, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है और उसके अराउंड में एक सिंगल मास घूम रहा है, नहीं, अब ये सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, उसके अराउंड सिंगल मास घूम रहा है, जो इन दोनों का क्या होगा, रिड्यूस मास होगा, म्यू होगा इस बार, नहीं, और म्यू का वैल्यू क्या होता है, पहला मास दैट इज कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड मास दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me डिवाइडेड बाय M प्लस Me। अरे बोल हाँ या ना। हाँ, यस सर। इस केस में इसका मतलब ये होगा कि जब फाइनाइट साइज मान लेंगे न्यूक्लियस का मास को, उस केस में हम लोग का एक्सप्रेशन में जहां जहां M आएगा उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, म्यू से, और म्यू इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय Me बाय M प्लस Me। ठीक है, अब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ न्यूक्लियस, कैसे होगा बताओ भाई, जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा उसका मास जोड़ देना। मास ऑफ न्यूक्लियस जो M है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बोल हाँ या, फॉर एग्जाम्पल 1H1, बताओ तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी कितना प्रोटॉन है, 1, एक। न्यूट्रॉन कितना है, 0। एक 0। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल M, एक खाली प्रोटॉन है तो उसका मास दैट इज सिंगल प्रोटॉन का मास दैट इज 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में म्यू निकालो तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, M इंटू Me बाई M प्लस Me, यही होगा ना, फॉर्मूला तो यही है भाई। न्यूक्लियस का मास 1H1 के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उसका मास हो गया MP दैट इज 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी Me है तो Me स्क्वायर, और नीचे में 1837 Me हो जाएगा, नहीं Me से एक Me कट जाएगा, क्या बचा बताओ तो, म्यू इक्वल टू 1836 बाय 1837 Me। समझा, बोल हाँ या ना। अभी दूसरा एग्जांपल लूँ क्या मैं, चलो मैं लेता हूँ लिथियम सॉरी हीलियम प्लस, हाइड्रोजन लाइक एटम है, सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। इसके केस में बताओ कितना प्रोटॉन होगा, हीलियम प्लस क्या होता है मालूम है, देखो हीलियम प्लस का मतलब हीलियम एटम जो होता है वो होता है 2 4, यही होता है ना अच्छी, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। बोल हाँ या ना। यस सर। इसके न्यूक्लियस में अगर हीलियम को ड्रॉ करोगे तुम He2 4 को, तो ये जो नंबर होता है Z, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, इज इक्वल टू होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है, पता है ना। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मालूम है कि नहीं, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर A माइनस Z। अरे बोल हाँ या ना। यस सर। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, इसको याद रख लेना यार, नहीं तो शर्मनाक बात है कि तुम्हारे पास पढ़ना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर Z होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर Z होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X इक्वल टू ZA, यानी जो लेफ्ट स्क्रिप्ट दिख रहा है ये क्या है Z, और ऊपर में राइट साइड जो दिख रहा है वो A। जैसे हीलियम 2He4, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, यानी Z2 है। अब Z2 है इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, नहीं।
और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 4 है और जेड 2 है, तो 4 माइनस 2 2, यानी इसके जो न्यूक्लियस है यहाँ पे 2 प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के केस में है। बोल हाँ या ना? और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? Yes, sir. 2 गो है। आप जब हीलियम को हीलियम प्लस बना देंगे, ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम है नहीं क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम को क्या बना देंगे? हीलियम प्लस। तब क्या होगा बताओ? यहाँ पे कितना प्रोटॉन था? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितना था? 2। न्यूट्रॉन भी कितना था? 2। लेकिन जब आप हीलियम को हीलियम प्लस बना देंगे तो प्रोटॉन 2 रहेगा, न्यूट्रॉन भी 2 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। एक हो जाएगा। तो हीलियम प्लस मतलब एक चार्ज निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन 1। तो हाँ या ना? यस हाँ? सर। Yes, sir. तो इस केस में अगर हीलियम प्लस को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूक्लियर मास कितना लेंगे? कैपिटल एम, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बोलो हाँ या ना? Yes, sir. समझा? तो हीलियम प्लस के केस में ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। अब पुट कर लेना, निकाल लेना इसको। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिथियम 3 प्लस 2 प्लस लो तो इसके केस में कितना होगा बताओ तुम? न्यूक्लियर मास कितना होगा? कितना प्रोटॉन होगा इसमें? क्या होता है लिथियम Proton कैसे लिखते हैं? Three होगा सर। 3 तो 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, 3 और 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3, तो 3 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया? हाँ Yes, sir. ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं दोनों केस में। फाइनाइट और इनफाइनाइट मास कंसीडरिंग आप समझ गए, मास निकालने में मैंने सिखा दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब निकालने में सिखा दिया, जिसको नहीं मालूम था। अब हम लोग एक एक करके दोनों केस लेंगे और उसमें जो भी रिजल्ट आता है, जैसे रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? हाँ, ये सब का एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे, जनरल एक्सप्रेशन। सबसे पहला केस क्या लेंगे? फाइनाइट मास कंसीडर करेंगे, नहीं? बोर्स मॉडल कंसीडरिंग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, नहीं? बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस सर। सबसे पहले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं nth ऑर्बिट का, नहीं? क्या होता है Rn का एक्सप्रेशन? पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास है तो इसके केस में m क्या होगा? सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ही होगा, है ना? तो m स्क्वायर की जगह m ई स्क्वायर, और साथ में है n स्क्वायर बाई जेड, ये वेरिएबल है, ठीक है? अब देखो इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है आपको, एच कट का वैल्यू भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम का वैल्यू भी पता है, तो इन सब को पुट कर देते हैं, कर दें तो आर एन क्या आएगा? इन सब को सॉल्व करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है, तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यूनिट क्या आ रहा है? 0.53 जो वैल्यू आया वो किस यूनिट में है? अब रेडियस है तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का यूनिट एंगस्ट्रॉम में आ गया, ठीक है? एंगस्ट्रॉम नहीं लिखना है तो उसको ऐसे लिखो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर लिखो। बात तो बराबरी है ना? हाँ,
Yes, sir. बोल हाँ या ना। अब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2, सेकंड एक्साइटेड यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ ऑर्बिट यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4, जो भी बोल लो। अब 1 को तुम ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना। ग्राउंड स्टेट बोलो या फिर फर्स्ट सेल बोलो या फिर फर्स्ट ऑर्बिट बोलो। सिमिलरली 2 को आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो या फिर सेकंड सेल बोल लो या फिर सेकंड ऑर्बिट बोल लो। है फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के बाद L. एल सेल। कैसे चलता है मालूम है ना? n1 बोल लो या फिर के सेल बोल लो, n2 बोल लो या एल सेल बोल लो, n3 बोल लो या m सेल बोल लो, n4 बोल लो या फिर n सेल बोल लो। ऐसा चल रहा है के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा। जेड क्या है? जेड का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। किसके लिए? अगर हाइड्रोजन का केस है तो। जेड इक्वल टू 2 होगा। किसके लिए? अगर हीलियम प्लस का केस है तो। हाँ, जेड इक्वल टू 3 होगा। किसके लिए? अगर लिथियम प्लस प्लस का केस है तो। क्योंकि भाई हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर Z2 3 होता है ना। बेरिलियम प्लस 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 के लिए 4 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. What is the conclusion? How the radius of the nth orbit of hydrogen या hydrogen like atom depends on mass. So it is directly proportional to mass का square, नहीं? हाँ? Me square. बोलो हाँ या ना। How it's depend on n and z? तो n square by z. And directly proportional to n square and inverse proportional to atomic number z. सर RN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास का स्क्वायर नहीं होगा। This is only mass. यस यस। Okay. Let it correct then. ठीक है? ठीक है सबको? ये डिपेंडेंसी पता कर रखना। दूसरा है वेलोसिटी। पहला हम लोग क्या देख रहे थे? एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। नहीं, सर आप जो रेडियस का फॉर्मूला लिखे हैं ना, उसका नीचे में स्क्वायर भी रहेगा। अच्छा। m स्क्वायर है। हाँ, तो फिर मास पे भी तो डिपेंडेंसी m स्क्वायर होगा ना। सर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं आप? ओके, यस सर। नाउ एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, कितना होता है वेलोसिटी nth ऑर्बिट का? Vn इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट एंड द वेरिएबल इज z बाय n। अब अगेन ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, देखो, हाँ है कि नहीं? कितना होता है इसका वैल्यू? 2.186 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, और ये z बाई n। यूनिट ऑफकोर्स मीटर पर सेकंड में। इट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन z बाई n।
It doesn't depends on mass. हाँ या ना? Velocity is independent of mass. बोल हाँ या ना? मास है एक्सप्रेशन में, देखो नहीं ना. So velocity is independent of mass. Very important, ध्यान रखना इसको. कई बार स्टेटमेंट दे देता है. थर्ड क्वांटिटी इज एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट. नहीं, क्या होता है एनर्जी? ये तो सबको मालूम है. -13.6. पहले फुल वर्जन लिख लेते हैं. कई बार ना फुल एक्सप्रेशन लिख देता है एग्जाम में, खास करके सब जेट जैसा एग्जाम में. अब देखा सुना थोड़ा नहीं रहेगा तो तुम एलिमिनेट कैसे करोगे? हैं? 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. हाँ, इंटू ये है उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन. अब इसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा. अभी इनफाइनाइट मास कंसिडर किए हैं तो जो मास है वो एम हो जाएगा. नहीं, सो माइनस एम ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच. सारा कांस्टेंट का वैल्यू जब आप रख दोगे तब En का एक्सप्रेशन आता है माइनस का माइनस, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. यूनिट क्या आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट. अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल मैंने पढ़ाया था एक दिन, याद है ना? याद है कि नहीं? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. किससे? 1.6 10 का पावर -19 से. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. किससे? 1.6 10 का पावर -19 से. दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. नहीं, याद रखना है इसको, दोबारा बताऊंगा नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी टू बी नेगेटिव? नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है यहाँ? नेगेटिव एनर्जी मीनिंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस. नहीं, हाँ? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर. यानी उसको अगर न्यूक्लियस से फ्री करना है, उसका जो अट्रैक्शन एनर्जी है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, यानी एटम से अगर उसको फ्री करना है तो आपको उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, बाइंडिंग एनर्जी और दूसरा क्या आता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होता है. नहीं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पॉजिटिव. बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? जितना एनर्जी से वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है. नहीं, जितना एनर्जी से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. वो नेगेटिव में ये है ना. ये एक्सप्रेशन क्या है? दरअसल बाइंडिंग एनर्जी है. हाँ, एक्सप्रेशन जो निकला है वो बाइंडिंग एनर्जी है. नेगेटिव है मतलब. पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने के, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने के लिए चाहिए, फ्री करने के लिए चाहिए, वो क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी. समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. How energy depends on mass? How energy depends on mass? Directly proportional to mass. How it depends on n and z? So z square का directly proportional और n square के inversely proportional. Again n starts from 1. Don't confuse.
n starts from 1 a सिखाए थे ना, यहाँ पे जो है वही है, और Z का ये मतलब है Z1 फॉर हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस के लिए Z2, लिथियम प्लस प्लस के लिए Z3 एंड सो ऑन. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एनर्जी. समझ रहे हो? टाइम पीरियड एक पूछता है कई बार. T का एक्सप्रेशन होता है 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट q बाय m a का पावर 4 एंड देन n q बाय z स्क्वायर. अगेन ये पूरा कांस्टेंट है. अभी इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास है तो जो भी मास है वो m ही बन जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. अब इसमें डिपेंडेंसी पूछता है सबसे ज्यादा. तो डिपेंडेंसी कैसा है? टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन 1 बाय मास, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एन क्यू बाय जेड स्क्वायर. ये दो सबसे ज्यादा पूछता है. अब इसी में से आप दो चीज और निकाल सकते हैं. क्या पता है? फ्रीक्वेंसी, लिनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हाँ, निकाल सकते हैं कि नहीं? लिनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है मालूम है? 1 बाय टाइम पीरियड होता है कि नहीं? तो बताओ फ्रीक्वेंसी मास पे कैसे डिपेंड करेगा? 1 बाय मास उल्टा हो जाएगा. सॉरी, 1 बाय मास है टाइम पीरियड का, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अरे बोलो हाँ या ना. और एन और जेड पे कैसे डिपेंड करेगा? एन क्यू बाय जेड स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यू हो जाएगा. कुछ नहीं बोल रहा है तुम लोग. हाँ, यस सर. 6 नंबर में एक टर्म आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो 2 पाई टाइम लिनियर फ्रीक्वेंसी एफ होता है. मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है. ये हुआ ना. इसका मतलब डिपेंडेंसी एफ और ओमेगा का सेम रहेगा. नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यू. बोलो हाँ या ना. 7 नंबर में एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम. अब ये होमवर्क रहा तुम लोग का. डिपेंडेंसी मास और एन पे और जेड पे कैसा होगा निकाल लेना. एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, यानी आर टाइम एम टाइम भी. nth ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम एल एन होगा, रेडियस आर एन, मास एम और वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट. इसको पुट कर लेना. आर एन का डिपेंडेंसी है तुम्हारे पास, मास को एज इट इज रहने देना. वी एन का डिपेंडेंसी पुट कर लेना, मास पे जेड पे एन पे. एल एन का निकाल लेना. कर लोगे फाइंड. 3 चीज पे एल एन का डिपेंडेंसी ढूंढना. हाउ डिपेंड्स ऑन मास, how depends on Z atomic number, how depends on quantum principal quantum number n. जैसे सबका कर रहे हैं ना वैसे कर लोगे. कुछ तो बोलो. यस सर. ठीक है. दूसरा इसके बाद क्या है? कंसिडरिंग फाइनाइट न्यूक्लियर मास. फेज 2 क्या है? कंसिडरिंग फाइनाइट न्यूक्लियर मास. सबसे पहले रेडियस. हाँ, आर प्राइम इज आर एन प्राइम इज एम ई बाई म्यू. म्यू रिड्यूस मास है और आर एन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एन प्राइम एंड आर एन.
Rn तुमको मालूम है, पुट कर देना, म्यू निकाल लेना। दूसरा वेलोसिटी, so Vn prime is since it is independent of mass, so Vn prime is equal to Vn, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Why? Since velocity is independent of mass, दोनों के केस में सेम रहने वाला है यहाँ पे, है ना। तीसरा एनर्जी, Pn प्राइम जो होगा कितना हो जाएगा बताओ, म्यू बाई एम ई टाइम Pn। म्यू रिड्यूस मास है, ध्यान रखना। म्यू क्या है मालूम है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई बाई एम प्लस एम ई, ये है म्यू। और एम ई क्या है, एम ई इलेक्ट्रॉन का मास है। En क्या है, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट कंसीडरिंग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास। और En प्राइम क्या है, nth ऑर्बिट का एनर्जी कंसीडरिंग फाइनाइट न्यूक्लियर मास। समझ रहे हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के एक्सप्रेशन का रिलेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे म्यू क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइम पीरियड टी प्राइम Tn प्राइम क्या हो जाएगा बताओ, एम ई बाई म्यू Tn। अब Tn का डिपेंडेंसी जैसा है देखिए, फ्रीक्वेंसी वगैरह अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। Fn प्राइम क्या हो जाएगा, म्यू बाई एम ई Fn, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कुछ नहीं बदलेगा, वो भी ऐसा ही रहेगा नहीं, ओमेगा एन प्राइम भी सेम रहेगा, क्योंकि एफ और ओमेगा का रिलेशन सेम होता है। तो भी म्यू बाई एम ई, ये एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स थ्योरी, ठीक है। अब इन पे मैं प्रॉब्लम करा दूंगा आप लोगों को, या मैं भी कल सुस्मिता प्रॉब्लम कराएगी, ठीक है। कल 2 घंटे का लेक्चर होगा न्यूमेरिकल, एंगुलर मोमेंटम चैप्टर पे और हाइड्रोजन एटम में बोर्स थ्योरी तक, यहाँ तक हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम हो आपको जरूर दिखा देंगे, बेसिक्स प्रॉब्लम एकदम, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स न्यूमेरिकल यहाँ से आएंगे, फॉर्मूला बेस एकदम। अब हम लोग मंडे को क्वांटम थ्योरी शुरू करेंगे। एक्चुअली आज मैं 7:30 से लेने वाला था, बट कुछ अर्जेंट रिसर्च के काम में मैं फंस गया, तो इसलिए आने में लेट हो गया। करीबन 8-10 में मैं शुरू कर पाया, और आज ज़्यादा लूंगा भी नहीं, क्योंकि कल सुबह ही हमें फिर काम पे जाना है लैब पे, ठीक है। तो अब मिलेंगे मंडे को, नेक्स्ट जो होगा वो होगा लेक्चर नंबर 24। आज 31 है, कल न्यूमेरिकल क्लास होगा, संडे को जरूरत पड़ा तो भी न्यूमेरिकल क्लास होगा, टेस्ट भी है संडे को आप लोगों का, ठीक है। टेस्ट में यहाँ तक आएगा, बोर थ्योरी तक, जिसका कल न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, जिसको फिर जब देना है देते रहना, यानी कि 3 तारीख। नवंबर 2025 को टॉपिक क्या होगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। में भी 2 क्लास लगे क्वांटम थ्योरी में, तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से जाएंगे सब कुछ सीखते हुए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में ना मैं बता दूंगा कि जेट का क्या लेवल है
और नेट जेआर मैं तो पूरा पढ़ा देता हूँ ना, नेट गेट टेस्ट सबके लिए टोटल में पढ़ा देता हूँ, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं किसी एग्जाम के लिए। लेकिन जेट जो लोग खाली जेट टारगेट कर रहे हैं, जिनको बहुत बर्डन नहीं झेलना है, तो मैं उनको हर टॉपिक में जैसे बता देता हूँ, मैं वहां भी बता दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा पूरा। लेकिन मैं जेट के लिए बता दूंगा बीच बीच में कि आपको किन किन बातों का बस ध्यान रखना है। तो आपको जितना बोलूंगा आप उतना ही ध्यान रखिएगा, बेकार में लोड मत लीजिएगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जेट के लिए एक ही क्लास काफी है, लेकिन चूंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि सारे एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, दोबारा मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 क्लास लूंगा, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात मेरा? हाँ, आज का क्लास तो पूरा जहां मैं कुछ नहीं बोलता हूँ वो मतलब पूरा जेट के लिए है। जैसे आज मैं कुछ नहीं बोला, मतलब ये सब जेट के लिए, इतना तो आपको बेसिक आना ही चाहिए, इस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैं जो ना बोल दूंगा वो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो नहीं पूछेगा। मैं जितना टॉपिक पे ना बोल दूंगा उस पे 95% नहीं पूछेगा। अब 5% पे किसी पे 5% सवाल पूछ लिया अलग बात है ना, लेकिन जितना आपको बता दूंगा उतना करिएगा, एनफ है। नहीं आएगा सवाल मतलब नहीं आएगा, बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है। मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि लोग डर जाएगा ना, खाली जो जेट टारगेट है समझ रहा है, मैं सब पढ़ा रहा हूँ, वो बेचारा मर जाएगा, वो छोड़ देगा आधा रास्ता में तैयारी। तो छोड़ना नहीं है, जेट है बहुत आसान, सिर्फ उसके लिए मैं उसका जुगाड़ तो बता ही देता हूँ। अब यहाँ कुछ विद्वान लोग हैं, तेज लोग हैं, जिनको ज्यादा समझ में आता है, तो उनके लिए मैं सब पढ़ा देता हूँ, तो ये सबके लिए सब नहीं है, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है? हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। रिटर्न टू लाइव क्लास। सर मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट था, 10 मिनट लगेगा, एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ भाई पूछिए। ग्रुप में सेंड किया हूँ बट किसी ने सॉल्व नहीं किया है। सुस्मिता देख लेना तो ग्रुप में इसका कोई सवाल है। ओके सर। सर एक फाइनाइट पोटेंशियल का था, तो उसका तो थियोरी पढ़ा ही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं की थी उनको। और एक क्वेश्चन मैं नहीं देखी हूँ, मैं देख के बता दूँगी। हाँ ठीक है बबलू, ओके, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, कर देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? सर हम्म सर जिस हिसाब से एग्जाम का डेट बढ़ रहा है सर, फॉर्म फिलिंग का भी डेट बढ़ते जा रहा है। हम्म उस हिसाब से सर लगता है 2024